शायद मुझ में ही कोई कमी थी, ये लोग बोलते हैं आफ्टर ब्रेकअप। अगर मेरे सेल्फ एस्टीम हमेशा से लो रही है और एक पार्टनर के साथ आने से मुझे लगा कि यार इतनी सुंदर लड़की मेरे को मिल गई, आई एम सडनली फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। अब मैं कॉलेज में चौड़ में घूम रहा हूँ एंड मुझे हीरो टाइप फीलिंग आ रही है एंड सडनली इसने मुझे छोड़ा तो लगा कि यार बुरा तो लगा मुझे, लेकिन बात तो सही है कि आई थिंक शी डिजर्व्स बेटर। अगर बंदा अपनी बंदी से बहुत प्यार करता है और बंदी अपने बंदे से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो लोग कंपैटिबल नहीं है, राइट, इज इट पॉसिबल कि a relationship where there is lot of love but no compatibility is a very fun disaster. शादी की बात आती है तो लोगों के पैर कांपने लगते हैं। Marriage suddenly changes a lot of things. एग्जैक्टली Which means कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपको आपके पड़ोसी अलग तरह से देखने लगते हैं, आपको आपके ऑफिस कलीग्स अलग तरह से देखते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप? There are secretions in the brain which make a person recover faster, Right. sleep better, lesser anxiety. चीट क्यों करते हैं लोग आयुष? व्हाट डू यू थिंक? अब आपको एक इंसान के साथ वो हो गया, 6 महीने 2 साल 3 साल निकल गए, बट वो पहले वाला पार्ट was very very nice. मीटिंग एन एक्स सीक्रेटली, चीटिंग और नॉट? The word secretly, so cheating. Kissing someone else but saying it meant nothing? It may have meant nothing for you, but it meant something for your partner. हेलो हाय एंड वेलकम टू द एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट अनुष्का और आज का टॉपिक है लव वर्सेस कंपैटिबिलिटी, और इस पे बात करने के लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट आयुष श्रीवास्तव। सो हेलो आयुष, हाउ आर यू? Hey Anushka, I'm very good and thank you so much for having me here. या ऑफ कोर्स, इट्स आवर प्लेजर। तो सबसे पहले आयुष, प्यार क्या है? See, प्यार जितना छोटा शब्द है शायद उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, Right. but to be simply put, it's a feeling जो कहीं भी किसी के लिए भी आ सकती है, but there are more questions that need to be asked before you act on it. या एक्चुअली जब भी हम प्यार के बारे में, लव के बारे में बात करते हैं, एक वर्ड पीछे पीछे आ जाता है, दैट इज कंपैटिबिलिटी। तो व्हाट इज कंपैटिबिलिटी अकॉर्डिंग टू यू? जैसे मैंने बोला कि प्यार एक इमोशन है, एक फीलिंग है, राइट? कंपैटिबिलिटी इज अ चेक कि क्या दो इंसान जो एक दूसरे के लिए ये इमोशन फील कर रहे हैं, वो क्या लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के लिए सही भी है या नहीं। राइट। इट्स लाइक सेइंग कि मुझे एक खाना पसंद है, कि मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, बट इज इट गुड फॉर मी और नॉट? नो, दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, और इस क्वेश्चन को ही आई थिंक सिंपल शब्दों में कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। राइट। और अगर बंदा अपनी बंदी से बहुत प्यार करता है और बंदी अपने बंदे से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो लोग कंपैटिबल नहीं है, राइट, इज इट पॉसिबल? वो वेरी मच पॉसिबल। इनफैक्ट आप अपने आसपास जितने भी रिश्तों को देखें, रिलेशनशिप्स को देखें, जहाँ पे भी अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है और इनफैक्ट स्पार्क भी बहुत है, बट बहुत बार फ्रीक्वेंटली फ्रिक्शन है, छोटे छोटे बातों पे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हैं। उसका रीज़न ये है कि लव तो डेफिनेटली है बट कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इट्स वेरी कॉमन, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज टू चेक कि कैसे पता करें, बट दैट्स अ कॉन्वर्जेशन इटसेल्फ, बट इट्स वेरी कॉमन। इनफैक्ट हमारी स्पेस ऑफ रिलेशनशिप कोचिंग में ये बोला भी जाता है कि रिलेशनशिप वेयर देयर इज लॉट ऑफ लव बट नो कंपैटिबिलिटी इज अ वेरी फन डिजास्टर। ओके, डिजास्टर। तो अगर ये कंपैटिबिलिटी नहीं है और लाना चाहते हैं, मतलब यू वांट टू स्टे विद दैट पर्सन, तो कैसे बैलेंस करें ताकि रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए? श्योर। सो कंपैटिबिलिटी चेक का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं VLCR। ओके। V विच स्टैंड्स फॉर वैल्यूज़, कि क्या दो लोगों की बेसिक वैल्यूज़, फंडामेंटल वैल्यूज़ मीट करती हैं या नहीं करती। जैसे फैमिली अपब्रिंगिंग, आगे वो लाइफ को किस तरह से देखते हैं, क्या पाना चाहते हैं लाइफ में, मनी को किस तरह से हैंडल करते हैं, तो इसको बोलते हैं वैल्यूज़। L स्टैंड्स फॉर योर लाइफ गोल्स, योर लाइफ एस्पिरेशंस, कि इम्पोर्टेंट सवाल जैसे क्या पार्टनर को भी बच्चा चाहिए, क्या मुझे बच्चा चाहिए, क्या हम फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली से अलग रहेंगे, क्या मुझे सिटी में रहना है, क्या मुझे रूरल लाइफ पसंद है। Right. ये सवाल प्यार में तो बहुत छोटे लगते हैं कि अरे हम देख लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। देन कम्स C, which is very important, that is communication. ओके। Communication is कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सब पता है कि मेरे को प्यार चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, बट द क्वेश्चन इज कि क्या मुझे ये एक्सप्रेस करना आता है, राइट। और जब मेरा पार्टनर ही एक्सप्रेस करेगा तो क्या मुझे समझना आता है। सो दैट स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। एंड फाइनली R, विच मीन्स रिपेयर, क्योंकि दो लोग जब साथ रहेंगे तो झगड़े होना, डिसएग्रीमेंट होना बहुत आम बात है। इट इज़ इनफैक्ट नीडेड कि झगड़े हों, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों, ताकि दे गेट टू नो ईच अदर बेटर। बट दो लोग जो सिर्फ प्यार बहुत करते हैं बट उन्हें एक दूसरे के साथ रिपेयर की आदत नहीं है या कभी सीखा नहीं है, तो कंपैटिबिलिटी पे उसका इम्पैक्ट आता है। सो VLCR बेसिकली इज अ क्विक फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड कि कौन से 4 चीज़ों को चेक करना इज इंपॉर्टेंट
before you take a long term commitment for a relationship. लेकिन एक्चुअली अ ग्रेट फॉर्मूला जो आपने भी एक्सप्लेन किया वो एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आई गेस बहुत लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा. लेकिन रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना परसेंट होना जरूरी है? See, I'll not put it that easily because बहुत complex चीज़ है, but still I'll try to. I want you to elaborate, of course. So, कितना परसेंट, तो मैं ये बोलूँगा कि आइडियल रिलेशनशिप इज दैट जहाँ पे स्पार्क और केमिस्ट्री भी है, प्लस देयर इज कंपैटिबिलिटी. बट देन अगर प्रायोरिटाइज करना पड़े तो आई वुड से कि स्टिल प्रायोरिटाइज कंपैटिबिलिटी ओवर लव. प्यार स्टिल एक ऐसा इमोशन है जो किसी के साथ टाइम स्पेंड करके उसकी अच्छाइयाँ उसकी फ्लॉज को देख देख के एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो सकता है. बट कंपैटिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली इज समथिंग जो दो इंसानों के फंडामेंटल फाउंडेशन है. जैसा बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग अगर खड़ी हो चुकी है तो उसको फाउंडेशन से चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो बहुत बार हो सकता है कि दोनों लोग अपनी जगह पे ठीक हों, अच्छे हों, सच में प्यार करते हों, बट कंपैटिबिलिटी के हर पैरामीटर को चेंज करना एक टाइम के बाद मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल. सो आपने जो परसेंटेज की बात बोली, आई वुड से कि प्रायोरिटाइज compatibility, love can still be managed at sometimes. Okay, मतलब प्यार जरूरी है लेकिन compatibility टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. Always. Okay. बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हमने देखे हैं जिसमें 8 साल 10 साल लोग डेट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं जब शादी की बारी आती है कि मे बी वी आर नॉट कंपैटिबल और हमें शादी नहीं करना चाहिए. तो इस केस में क्या करना चाहिए? See, ये क्वेश्चन, ये कॉन्फ्लिक्ट कब आता है ना, जब falling in love does not match with the relationship. इसका मतलब क्या होता है कि जब दो लोग प्यार में पड़ते हैं ना, तब क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम. उसका काम ही सिर्फ है कि इमोशंस को पैदा करना, कि मुझे कोई अच्छा लग रहा है, किसी के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, राइट. उसने अपना काम कर दिया, मुझे एक हाई दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी के साथ समय स्पेंड करना. बट ये जो इमोशनल हाई होता है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, कुछ रिलेशनशिप्स में 2 साल चलता है. उसके बाद क्या होता है, हमारा लॉजिकल दिमाग सामने आता है जो कहता है कि यार प्यार तो करता हूँ बट ये चिक चिक बहुत करती है ना, मैं इसको प्यार तो बहुत करती हूँ लेकिन ना इसके घर वाले मुझे पसंद नहीं है ना. व्हाट इज हैपनिंग कि लॉजिक हैज कम इनटू पिक्चर, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है कि 2 पीपल हु आर नॉट रेडी टू लीड अ रिलेशनशिप टुगेदर, वहाँ पे उनको एविडेंसेस दिखने लगते हैं. तो इसीलिए होता है कि फॉलिंग इन लव इज मच ईजियर देन एक्चुअली होल्डिंग अ रिलेशनशिप टुगेदर. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि बहुत साल स्पेंड करने के बाद भी लोगों को सडनली कैसे रियलाइज होता है, तो उसका रीज़न यही है कि देयर वॉज नेवर ऑनेस्ट ऑथेंटिक कम्युनिकेशन. या तो वो सच समझते ही नहीं थे खुद की नीड्स को, या फिर समझते थे और एक्सप्रेस नहीं करते थे. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आई वाज रिसेंटली वर्किंग विद अ कपल, वो ऑलमोस्ट 12 साल से साथ हैं, कॉलेज में मिले और आज दोनों करियर में अच्छे एस्टैब्लिश्ड हैं. तो अभी लड़की ने ये डिमांड करनी शुरू करी कि आई थिंक एवरीथिंग इज सेट, वी शुड गेट मैरिड, माई पेरेंट्स आर आफ्टर मी. तो अब लड़के को आफ्टर ऑल द टाइम रियलाइज हुआ कि यू नो आई डोंट थिंक कि तुम मेरे घर के सेटअप में एडजस्ट कर पाओगी. एंड द गर्ल इज लाइक कि तुम मुझे नहीं जानते थे या अपनी फैमिली को नहीं जानते थे. एग्जैक्टली. एंड ही इज लाइक कि नहीं, आई वाज वेटिंग टू सी कि क्या हम टाइम के साथ शायद चेंज हो जाए. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम आई गॉट टू नो, एंड यू नो ही स्लोली रिवील्ड कि आई गॉट इनटू इट बिकॉज यू नो शी वाज वेरी गुड लुकिंग एंड वो काफ़ी पॉपुलर थी जब हम कॉलेज में थे. एंड यू नो इट स्टार्टेड लाइक दैट एंड शी हैज़ बीन अ ग्रेट पार्टनर, बट आई डोंट लुक अप टू हर एज समबडी हु कैन यू नो बिल्ड अ फैमिली विद मी. एंड दिस अनफॉर्चुनेटली इज सो कॉमन कि 2 लोग साथ जिस रीज़न से आते हैं वो रीज़न ही इनवैलिड हो जाते हैं कुछ साल बाद. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो एक यंग एज में अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन हुआ, तो कुछ बेसिक सवाल पूछना भी उतना ही ज़रूरी है कि ये हम रिलेशनशिप में किस चीज़ के लिए आए हैं. व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस? व्हाट इज द एंड रिजल्ट, एंड इन फैक्ट व्हाट इज द स्टार्टिंग रीज़न ऑल्सो. इफ इट इज़ ओनली अट्रैक्शन, इफ इट इज़ ओनली सीइंग कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, that can be a good start, but more important questions need to be asked. राइट. पर ये जो आपने अभी जो केस बोला वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैंने भी बहुत लोगों से सुनी है कि जब शादी की बात आती है तो लोगों के पैर कांपने लगते हैं कि आई गेस शादी बहुत बड़ा स्टेप है. पर मेरे हिसाब से जब रिलेशनशिप में आप आते हो तो आप पहले ही कुछ सोच कर आते हो, तो फिर ये बहुत बड़ा स्टेप क्या हो जाता है? मतलब व्हेन यू आर डेटिंग समबडी तभी भी वो आपका पार्टनर है, एंड जब आप शादी करो तभी भी वो आपका पार्टनर है. बस एक नाम ही तो होती है आई गेस शादी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात बोली कि क्या ही फ़र्क है, बट आई टेल यू कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट. देखो रिलेशनशिप में इनफैक्ट आई वुड सो मच सो से कि अगर कोई लिव इन में भी है, जैसे लिव इन इज वेरी सिमिलर टू अ मैरिज, बट हम चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, इंडियन सोसाइटी में अभी भी मैरिज सडनली चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. विच मीन्स कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपको आपके पड़ोसी अलग तरह से देखने लगते हैं, आपको आपके ऑफिस कलीग्स अलग तरह से देखते हैं. सो व्हाट हैपेंस नाउ, इट इज एन एंटायर इकोसिस्टम.
राइट राइट? तो इससे फ़र्क क्या आता है और क्यों लोगों को दिक्कत होती है, इज़ बिकॉज जब तक सब कुछ मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, राइट, कि हम लिव इन में हैं या हम सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, तो इट्स गुड, जब तक अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वी आर गोइंग अराउंड, ट्रैवलिंग, ट्रिप्स भी कर रहे हैं, सब कुछ है। इनफैक्ट बहुत लोग ओपन भी हैं आजकल, सोशल मीडिया पे सबको पता है दुनिया को, बट इट डज नॉट कम विद एनी बैगेज। मतलब यू नो देयर इज एन ओपन एंड, आई नो इन केस इट डजंट वर्क आउट राइट देन आई हैव अ वे आउट। सो वो क्या होता है, द मोमेंट इट इज लीगलाइज्ड या द मोमेंट इट इज यू नो पुट अ स्टैम्प ऑन इट कि आज से आप साथ हैं एंड द वर्ल्ड नोज अबाउट इट, तो उसके साथ 3 चीज़ें हम लोग रिलेशनशिप कोचिंग में लोगों को समझाते हैं आती है व्हेन यू गेट मैरिड, विच इज नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ यू आर नो मोर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, देयर इज सो मच मोर. आपका पार्टनर की फैमिली, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन. सो 1 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड थिंग दैट कम्स इज वल्नरेबिलिटी, क्योंकि 2 पार्टनर्स जब एक परमानेंटली लाइफ लीड करना स्टार्ट करते हैं, देयर इज नो यू नो सपोज्ड एंड टू इट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 पीपल टू बी वल्नरेबल, कि आप मेरे को ऑथेंटिकली जानते हो कि नहीं, आप मेरे फ्लॉज को, मेरे ट्रिगर्स को, मेरे माता पिता के इश्यूज को, हमारे घर में जो पुश्तैनी प्लॉट का झगड़ा चल रहा है, इतनी बेसिक डिटेल्स, माय वल्नरेबल साइड, आर यू अवेयर एंड आर यू ओके विद इट? सो वल्नरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द थर्ड इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बिफोर यू गेट मैरिड एंड आफ्टर इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंस अलग होते हैं. राइट. अच्छा, इतनी सारी डिटेल तो हमने कंपैटिबिलिटी बारे में बातें कर ली, लेकिन कंपैटिबिलिटी में फिजिकल रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ह्यूमंस ना बाय डिज़ाइन, जब हम लोग जंगलों में यू नो केव में रहते थे, उस समय से अभी तक इंसानों के लिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये कनेक्शन हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, बट हर रिश्ते में कनेक्शन को फील करने का तरीका अलग होता है, राइट? जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चा कनेक्शन कैसे करता है कि बच्चे को गोदी में उठाया, प्यार किया, साथ में सो रहे हैं, खाना खिलाया, तो दैट्स कनेक्शन. इसी तरह से रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कनेक्टेड फील करने के लिए, जिसमें से फिजिकल इंटीमेसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, राइट? और इसके काफ़ी रिसर्च, काफ़ी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हैं इसके ऊपर, कि देयर आर केमिकल सिक्रीशंस इन द बॉडी व्हेन यू गेट इंटीमेट विद समबडी, जो आपके यू नो फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये हार्मोन्स, ये केमिकल्स आपको इंश्योर करते हैं कि आप फील करो कि आई एम नीडेड, आई एम वैल्यूड. यू नो आपका सेल्फ एस्टीम हाई होता है व्हेन यू आर इन अ हेल्दी फिजिकली इंटीमेट रिलेशनशिप. और उसी समय पे अगर इंटीमेसी बिल्कुल जीरो है या फिर अनहेल्दी है, जहाँ पे एक पार्टनर बहुत ज़्यादा यू नो इज सेल्फिश, द अदर इज नेवर सेटिस्फाइड, तो इन केसेस में काफ़ी ये देखा जाता है कि इंसान को सिर्फ फिजिकल डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता, इट स्टार्ट्स लीडिंग इनटू अदर इश्यूज जैसे डिससेटिस्फैक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड केसेस में इट आल्सो लीड्स टू इनफिडेलिटी एंड एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर समटाइम्स. राइट. ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली जो ये फिलॉसफी है, ये कंपैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप में काम करती है कि नहीं? इन अ जेनरिक सेंस येस, ऐसा होता है कि हमें कई बार लगता है कि जो चीज़ें नेचुरली मेरे अंदर मैं फील नहीं कर पा रहा, या जो मेरे स्ट्रेंथ्स या एरियाज नहीं है, वो अगर कोई और आके कंप्लीट करता है, तो येस, ऑन अ वेरी वेरी सरफेस लेवल ऐसा होता है कि हमें फील होता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. बट ऑनेस्टली इसके पीछे काफ़ी डीप रीज़न है, जिसमें से नंबर 1 होता है हमारी अपब्रिंगिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ. सो देयर इज अ पर्सन आई एम वर्किंग विद, ही इज इन हिज मिड-30s, मैरिड. उसके साथ इशू क्या है जिसकी वजह से ही अप्रोच्ड मी वाज, ही सेज कि जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, वाइफ से जब भी मेरी लड़ाई होती है, आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर, राइट? तो मेरे को उस झगड़े को उस टाइम सॉल्व नहीं करना, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो या तो मैं बहुत गंदी गंदी भाषा यूज़ करूंगा, शायद गाली भी निकल जाए, और कभी कभार आई गेट अग्रेसिव. सो टू अवॉइड दैट आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? एट द सेम टाइम द वाइफ कंप्लेन्स कि आई डोंट केयर, तुम गाली दोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, सामान फेंकोगे ना, दैट्स ओके, बट टॉक टू मी. Now who's right, who's wrong? Because at the end of the day, दोनों चाह solution ही रहे हैं. But conflict क्या है कि nobody has understood कि what are they wanting. At the end of the day, दोनों को solution और peace चाहिए. But ये अलग अलग patterns कहाँ से आ रहे हैं? इनकी upbringing से. इस लड़के ने अपने family में क्या देखा कि father का गुस्सा was very similar to this guy. और उन्होंने कई बार अपनी इसकी mother के ऊपर physical assault किया, जिसकी वजह से उनकी marriage बहुत खराब रही. तो इसने क्या conditioning learn कर ली कि द मोमेंट गुस्सा आए उससे दूर भागो, उसको अवॉइड करो. सो दैट्स हिज लर्निंग. स्पेस ले लो, टाइम ले लो, इनफैक्ट कभी कभी तो कई साल उसको कैरी करो. डू नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि उसने ये सीखा कि टॉकिंग डज नॉट सॉल्व एनीथिंग. ओके. बट एट द सेम टाइम द गर्ल कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट अपब्रिंगिंग. तो जब ये साथ में आए तो दोनों को क्या लगा कि वो वी आर सो डिफरेंट, सो वील फिल इन द गैप्स. बट स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज होता है कि सिर्फ ऑपोजिट्स आर नॉट एनफ टू फिल इन.
राइट, दोनों को इंडिविजुअली अपने गैप्स फिल करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. सो अट्रैक्शन यस ऑपोजिट्स की तरह होती है बिकॉज दैट्स समथिंग न्यू. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. सो जो भी चीज़ ऑपोजिट लगती है वो लगता है कि यार दिस इज देयर इज अ स्पार्क. इनफैक्ट जब हम दो लोग बहुत सिमिलर होते हैं तो लगता है कि यार ये ना इंसान बहुत अच्छा है लेकिन टिल अ फ्रेंड यार स्पार्क नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है. सो यस कुछ हटकर ऑपोजिट्स नहीं है. एग्जैक्टली कुछ यूनिक नहीं है. सो ऑपोजिट्स डू अट्रैक्ट but it's not enough to sustain. There's more to it. You need to balance your equation and everything. Always has to be. Okay, so now it's time for some dear expert questions जिसमें Sure. audience आपसे कुछ पूछना चाहती है. And I have a question. हाय, मेरा नाम अदिति है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर हर लड़ाई के बाद द रीज़न इज़ द सेम. हर लड़ाई के बाद स्पेस ले लेता है और 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता है. स्पेस ले लेता है. Sure. So thanks for the question, Aditi. So here are two things. Number one is कि पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि when you are saying कि हमारा झगड़ा होता है और पार्टनर टाइम ले लेता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि what do you really feel like doing in that moment. exactly. आप क्या करना चाहते हो उस टाइम पे? क्या आप उसको चेज करना चाहते हो कि नहीं डोंट टेक दिस स्पेस, या फिर उसके स्पेस लेने से आप भी उतने ही रिजेंटफुल हो जाते हो कि जाओ भाड़ में जाओ, आई विल नॉट टॉक टू यू, राइट? सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर पैटर्न एज वेल. नाउ व्हेन यू हैव डन दैट, जब आपको समझ में आता है कि ओके मेरा पैटर्न ये है, देन द नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कम्युनिकेट. कई बार हम लोगों के एक्शन पे कमेंट करने लगते हैं कि जरा सी लड़ाई हुई तुम तो छोड़ के भाग जाते हो, इट मीन्स यू डोंट लव मी, इट मीन्स यू डोंट केयर फॉर मी. बट ऑनेस्टली व्हाट कुड आल्सो बी हैपनिंग इज कि शायद वो आप ही के बेटरमेंट के लिए ही इज टेकिंग स्पेस, मे बी, बट दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट बाय कम्युनिकेटिंग. एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि शायद इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया हो एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग लाइक दैट. मल्टीपल रिमाइंडर्स एंड कम्युनिकेशन के बाद भी इफ अ पर्सन इज नॉट रेडी टू acknowledge and work on their issues, then that speaks a lot more about the relationship than just the space. Right. Actually, आपने ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, बट आई गेस अदिति को भी अब समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेट करने से आई गेस सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन अब चीटिंग के बारे में आई वांट टू टॉक कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं, चीट क्यों करते हैं लोग. आयुष, व्हाट डू यू थिंक? सी लोग चीट क्यों करते हैं, इसका आंसर इतना ही सिंपल है कि लोग कोई भी चीज़ जिसमें उनको फन आता है वो क्यों करते हैं. बिकॉज देर इज अ सेंस ऑफ जॉय इन इट इन द मोमेंट. उसके बैकग्राउंड रीजंस अलग अलग हो सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि व्हाट इज लव. लव इज आपका दिमाग का एक पोर्शन आपको बोल रहा है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन गिव्स मी हैप्पीनेस. तो अब क्या हुआ कि ये सेंस जो है ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में हमेशा शुरू में ही आता है. एक्साइटमेंट एंड पैशन इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिलेशनशिप. अब आपको एक इंसान के साथ वो हो गया, 6 महीने 2 साल 3 साल निकल गए, तो आप इंसान चेंज करने को तो नहीं सोचते हो, बट व्हाट डू यू थिंक कि ये फेज दोबारा एक्सपीरियंस करना है. वो स्पार्क बहुत मज़ेदार था. तो सम पीपल एक्सप्लोर दैट पार्ट कि चलो वो पार्टनर तो रखते हैं, उसके साथ नेक्स्ट स्टेज पे आ चुका हूँ मैं, बट वो पहले वाला पार्ट वाज वेरी वेरी नाइस. इट्स लाइक सेइंग कि मैं किसी होटल में गया और मैं वहाँ साइट सीइंग करने जा रहा हूँ, बट होटल वालों ने मुझे एकदम से वेलकम ड्रिंक दे दी, राइट? तो मुझे वेलकम ड्रिंक अच्छी लगी, बट देन व्हाट आई डू, आई स्टार्ट गोइंग टू द लॉबी अगेन एंड अगेन फॉर द वेलकम ड्रिंक. या बट इस एग्जाम्पल में बहुत सिली और स्टूपिड साउंड कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू पीपल, इफ यू कीप गोइंग बैक टू सिमिलर फीलिंग अगेन एंड अगेन, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर कर रहे हो. When if you're spending more time and effort on something outside your relationship, it is taking away something from your relationship. So that's one reason कि they go for that emotional high once again. कुछ केसेस में इसके बहुत डीप रूटेड कॉजेज भी होते हैं, जिसमें अगेन आपकी अपब्रिंगिंग, आपका फैमिली एनवायरनमेंट आता है, जहाँ पे लोग कमिटमेंट से घबराते हैं या कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करने से घबराते हैं, और उनकी मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं जो किसी भी मैरिज में आ सकते हैं. तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, बट इसकी जो भड़ास है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको टेम्पररी रिलीफ करने के लिए कैन आई सीक समथिंग जो मुझे वो जॉय दे दे. तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरी वाइफ से झगड़ा हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे शायद उसको बोलना हूँ कि यार आज 6 नहीं आज 8 बजेंगे मुझे काम पे, एंड वो 2 घंटे आई एम सिटिंग विद सम कलीग, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे उन कलेश से बचने का टाइम मिलेगा. एंड यू नो इट्स ईजियर. घर जाके बोलूंगा आज तो काम एक्स्ट्रा था, आई विल जस्ट गो टू स्लीप. सो कभी कभार इट्स जस्ट कन्वीनियंस. एंड व्हेन एज आई वाज सेइंग टॉकिंग अबाउट अपब्रिंगिंग, तो काफ़ी फैमिलीज में ये देखा गया है कि जहाँ पे बच्चे को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सो आई वॉज वर्किंग विद अ लेडी. उसके साथ इशू क्या था कि उसके फादर वॉज एन एल्कोहलिक, एंड वो उस बच्ची को और उसकी मदर को बहुत पीटते थे बचपन से, काफ़ी साल तक फिजिकल अब्यूज सहा उसने. एंड द टाइम इट स्टॉप्ड वाज ओनली व्हेन शी गॉट मैरिड. सो टिल द टाइम शी गॉट मैरिड शी वाज बीइंग अब्यूज्ड. प्लस इसी बच्ची के साथ देयर वर कपल ऑफ केसेस ऑफ फिजिकल असॉल्ट एंड मोलेस्टेशन विद इन द फैमिली. सो उसकी लाइफ में काफ़ी फिजिकल
असॉल्ट के ट्रॉमा रह चुका है. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू हर मैरिज, उसको एक्सपीरियंसेस क्या थे कि आयुष, मैं ना फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ. At the same time, I'm having an affair with somebody outside, and she knew it is wrong, but she just couldn't stop. उसका रीज़न जब हमने उसको एक्सप्लोर किया, डिकोड किया, तो समझ में आया कि उस बच्ची ने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ एंजॉय करी वो हमेशा छुप के करी. उसके लाइफ में एक बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग थी कि कुछ भी अगर मैं पापा को एंजॉय करते दिख जाऊंगी तो मेरी पिटाई होगी या मेरी मम्मी को गाली दी जाएगी. सो उसकी आदत क्या हो गई कि मेरे को अगर कुछ अच्छा खाना भी है तो मैं कबर्ड में छुप के खा लेती हूँ, बाथरूम में जाके खा लेती हूँ. सो कई बार इतने छोटे सटल पैटर्न्स बच्चों में बन जाते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस काफ़ी बाद में पता चलता है. सो उसकी लाइफ में चीटिंग वाज़न्ट कि बिकॉज वो सिर्फ नॉट ओनली बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, बट ऑल्सो बिकॉज उसको लगा कि ये जो शादी बड़े ईजिली मिल गई, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर दिस गाय बिकॉज दिस इज जस्ट देयर रेडी टू बी एंजॉयड. सो कोई भी चीज़ जब मैं छुप के करूँगी, दैट गिव्स मी जॉय. So sometimes reasons could be as deep rooted as this, but this is obviously an exceptional case, but there are multiple reasons why people would cheat. अच्छा, चीटिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग. तो क्या डिफरेंस क्या है इसमें? Sure. See, first of all, the word cheating in itself, इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे लिए कोई चीज़ सही हो, बट वो मेरे पार्टनर के लिए ठीक नहीं हो. अगर मुझे ये बात पता है कि something would hurt my partner and I'm consciously still doing it, then it does fall in the category of cheating, number one. Right. अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि there has to be physical intimacy. बहुत सारे जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप कई बार सुनते हैं ना कि पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर ट्रैक रखते हैं कि तुमने उसका अकाउंट क्यों फॉलो करा हुआ है, तुमने वहाँ लाइक क्यों करी फोटो, तुमने देखा था तुमने वहाँ पे किसी की वीडियो शेयर करी, व्हाट इज दिस. और पार्टनर कहता है कि यार इट डिडंट मीन एनीथिंग, राइट. तो द थिंग इज इट मे नॉट हैव मेंट समथिंग फॉर द पर्सन हु डिड इट, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट अगर आपको पता है कि पार्टनर वुड गेट हर्ट, उनकी बाउंड्रीज ब्रेक होंगी इससे, एंड यू आर स्टिल डूइंग इट, it means you made a conscious decision to do so. Intentional cheating. It is, and to be honest, when a boundary breaks, दिमाग को ये नहीं पता होता कि is it a physical boundary that's been broken or emotional. ये तो अभी एक नया term आ गया because it is easier to understand. Right. But any kind of boundary being broken is a kind of cheating. How you work around it, that's a different scenario. Right. अच्छा, फिजिकल चीटिंग लोग कहते हैं माफ नहीं की जा सकती है, Yeah. तो किया जा सकता है माफ फिजिकल चीटिंग को? Again, this is something that every couple has a different way to look at it. So I know many couples who have worked through it. But मैं एक disclaimer ज़रूर लगा देता हूँ यहाँ पे कि forgiveness does not always mean going back to normal. Right. काफ़ी केसेस ऐसा हुए हैं जहाँ पे लोगों ने forgive किया या मजबूरी में कि बच्चे हैं, अब सोसाइटी में मेरा नाम ना खराब हो तो चलो we'll get back and we'll live a life together. But not always has forgiveness led to a normal day-to-day life. That's one. Second is in cases जहाँ पे इस conflict को रिपेयर करने की कोशिश होती है, वहाँ पे जनरली कहीं ना कहीं एक बारीक सा सटल सा चेंज इन अप्रोच टूवर्ड्स पार्टनर ज़रूर देखा जाता है. एंड टू योर क्वेश्चन कि इज़ फिजिकल चीटिंग डिफिकल्ट टू वर्क अराउंड, जनरली स्पीकिंग येस, स्पेशली फॉर मैन देखा जाता है कि केसेस में इफ अ मैन नोटिसेस दैट माई पार्टनर गॉट एंगेज विद समबडी एल्स, फिजिकली इन्वॉल्व विद समबडी, there are multiple reasons. One is it hurts the ego. Second is it lowers my self-esteem. Ki it means I could not satisfy my partner. It means there's something about me that was lacking. And for a man, his self-esteem and his ego really plays a huge role in relationships. I'm not saying कि women के लिए physical cheating doesn't matter. It does. But there are so many researches for centuries now that for women, रिलेशनशिप में आने का और रहने का डिसीजन बहुत इमोशंस बेस्ड होता है. Right. While for men, it is a lot more towards the material side of it. The beauty, the societal expectation. Physical Society appearance. हमारे को as a couple कैसा देख रही है, right? So when physical cheating happens at the end of the woman, it breaks a lot more in the man than generally it does for women. अच्छा, अगर पार्टनर चीट कर देता है तो उसको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? I would say a more important question for such couples to ask is कि will I be able to return to my normal self after going back? So कई बार लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि मेरे पार्टनर ने चीट किया, मैंने उसको पकड़ लिया, अब ये वापस नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं. बट एक्चुअली द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या मैं नॉर्मल हो पाऊंगा? Very true.
बिकॉज इट्स इन मोस्ट केसेस अगर कोई पकड़ा गया तो हो सकता है कि वो इतना गिल्ट हो, इतना रिग्रेट हो या इतनी शर्म हो कि वो शायद दोबारा वो काम ना करे मोस्ट केसेस में. बट द क्वेश्चन इज कैन यू रिटर्न बैक टू नॉर्मल? Exactly. And in most cases, the answer is no. That it is not very easy because it takes a lot of self-regulation, a lot of letting go, and then it takes away a lot from your life. Your personal commitments are impacted. आपके work में, आपके health में, सब में दिखता है when you are carrying a lot of resentment. Right. So in most cases, it is not possible. In some unique, rare cases, people do move on. अच्छा, इमोशनल चीटिंग को लोग वैल्यू कम करते हैं, सोचते हैं कि इमोशनली तो है, झूठी तो बोला है, क्या ही हो जाएगा. तो इसको व्हाट डू यू थिंक, ये कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? See, again, the point is about boundaries, right? मेरी बाउंड्री अगर, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बाउंड्री इससे भी ब्रेक होती है कि मेरा पार्टनर को कोई ऑफिस कलीग रोज घर पे छोड़ने नहीं आएगा. अब ये सही है या गलत, दैट्स एन एथिकल डिस्कशन. वी कैन नॉट गो इनटू दैट क्योंकि वो दो लोगों के बीच का डिस्कशन है. बट अगर मैंने ये बात अपने पार्टनर को बार बार शेयर करी है, राइट, सो नाउ देयर इज अ डिसीजन टू बी मेड. हो सकता है पार्टनर का एक स्टे हो, एक से हो रिलेशनशिप में, किसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट here's my self-respect, here is my boundary, there are some things I'm not going to change for you. Right, true. That is called communication. But at the same time कि अगर मुझे पता है मेरे पार्टनर को बुरा लगता है ना, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मैं करे भी जा रहा हूँ, एंड देन आई एक्सपेक्ट कि जब ये थर्ड डे पता चलेगा तो कुछ रिजल्ट ना हो, नो दैट्स ऑलमोस्ट सिली. Right. सो इफ यू फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, कम्युनिकेट हाउएवर स्मॉल इट इज. क्योंकि कई बार रिलेशनशिप्स में एक बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है कि शुरू में इम्प्रेस करने के लिए, सो कॉल्ड कूल लगने के लिए, कि अरे यार मैं अभी कैसे बताऊं कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसका वेस्टर्न कपड़े पहनना. अभी मेरे दोस्त भी ये सुनेंगे, कलीग्स भी सुनेंगे, सोचेंगे ये कितना पिछड़ा हुआ है, कितना हीरो बनता है बट कितना पिछड़े ख्याल आते हैं, तो अभी रहने देता हूँ. बट देन व्हाट हैपेंस, 2 साल 3 साल 5 साल की रिलेशनशिप हो गई, शादी हुई, एंड सडनली वो बोलने लगा कि यार मम्मी पापा के सामने कम से कम इंडियन पहना करो. शी इज लाइक यू नेवर हैड अ प्रॉब्लम जब मैं दुनिया भर में फोटोज डालती थी तुम्हारे साथ. व्हाट हैपेंड? So, do you call this cheating or not? The idea is if a boundary breaks, it Right. breaks because there was no proper communication, and it does hurt. So, coming back to your question, is emotional cheating hurtful? Absolutely. In fact, ज़्यादा cases में emotional hurt की वजह से, emotional cheating की वजह से ही people separate, not physically. Exactly. Yeah. मतलब आई वाज आल्सो कमिंग टू दैट, क्योंकि मेरे हिसाब से भी जितने लोगों से मैंने भी सुना है, इट्स ऑलवेज द इमोशनल थिंग जो हमारे साथ रह जाती है. फिजिकली ऑफ कोर्स माफ नहीं करना चाहिए Right. अकॉर्डिंग टू मी, बट वो शायद आप एक टाइम के लिए लेट गो कर देते हो Very true. आज के जनरेशन में. वेल, मूविंग अहेड, जेलसी अगर बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप में, तो क्या वो प्यार है या रेड फ्लैग का साइन? After a certain intensity, yes, jealousy is definitely a red flag. I'll tell you why. क्योंकि social media के time पे ना, it's very easy for people to say कि नहीं ये तो मेरा तुम्हारे लिए प्यार है. Right. But I'll tell you, jealousy basic level पे होती क्या है? Jealousy is a threat to something about me. मेरा बैग यहाँ रखा है, राइट? अगर मेरे दिमाग में हल्का सा भी आया कि किसी का बैग मेरे से बेटर है और मेरे बैग को कोई बोलेगा कि यार तेरा बैग बेकार है, इट कैन गिव राइज टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जेलसी. सो विच मीन्स कि मेरी आइडेंटिटी को, मेरे रिलेशनशिप को कुछ थ्रेट है, समथिंग बेटर, जहाँ कोई चीज़ जा सकती है, राइट? आई कैन लूज समथिंग. सो लूजिंग समथिंग, उसका थ्रेट जब आता है तो जेलसी आती है. नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है. बचपन में 5 साल में जब हमारे फ्रेंड के पास बेटर टॉय हुआ तो वहाँ से जेलसी शुरू हो जाती है. जेलसी को रोकना इज नॉट द पॉइंट. बट अगर मेरी रिलेशनशिप्स में जेलसी इज द थीम, कि मुझे हर चीज़ से जेलसी हो रही है, हर मोमेंट जेलसी हो रही है, पार्टनर कुछ नहीं कर रहा तो भी हो रही है, कर रहा है तो भी, देन इट मीन्स दैट देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम. सो जेलसी इन इटसेल्फ, व्हेन कंटिन्यूड एंड वेरी फ्रीक्वेंट, इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग. इट्स नॉट अ साइन ऑफ लव. ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ गेम, और आपको बताना है कि ये सेंटेंस या स्टेटमेंट चीटिंग है या चीटिंग नहीं है. फ्लर्टिंग इन डीएम्स, चीटिंग और नॉट? चीटिंग. ओके. हाइडिंग अ क्लोज फ्रेंड फ्रॉम योर पार्टनर, चीटिंग Cheating. और नॉट? चीटिंग, श्योर. ठीक है. इमोशनल अटैचमेंट टू समवन एल्स, चीटिंग और नॉट? Depends. How are you using that emotional attachment will decide whether it is cheating or not. ओके. मीटिंग एन एक्स सीक्रेटली, चीटिंग और नॉट? The word secretly, so cheating. Okay. Keeping a dating app just to look, cheating or not? Emotional cheating, yes. Okay. Deleting chats to avoid questions, cheating or not? Unfortunately, cheating. Anything that you need to hide is cheating. Okay, this was ये interesting है. Kissing someone else but saying it meant nothing. It may have meant nothing for you, but if meant something for your partner, cheating. Okay. Having a crush while in a relationship, cheating or not? Crush, attraction, not a cheating.
Okay, having a backup person cheating or not? इमोशनल चीटिंग, यस. ओके, तो हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात की. नाउ लेट्स जस्ट कम अहेड और अब ब्रेकअप के बारे में बात कर लेते हैं. ब्रेकअप के बाद कैसे हील करें अपने आप को? टू बी ऑनेस्ट, ब्रेकअप से हील करने के लिए मैं एक डिस्क्लेमर अगेन फिर से दे दूं. लोगों को लगता है ब्रेकअप से हील करने का मतलब है कि मैं नई रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, राइट. बट एक्चुअली ब्रेकअप से हील करने के 2-3 अलग अलग डेफिनेशन होते हैं. उसको समझने के लिए आई विल क्विकली डिस्क्राइब कि रिलेशनशिप जैसे ही टूटती है उसके बाद एक इंसान नेचुरली कुछ फेजेस से गुजरता है और उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, राइट. सो फर्स्ट फेज जैसे ही रिलेशनशिप खत्म होती है उसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ शॉक. चाहे मैंने खुद ही क्यों ना किया हो, बट जब वो मोमेंट हो जाता है ना, व्हेन टू पीपल एक्चुअली हैव सेपरेटेड एंड इट्स डन एंड डस्टेड, उसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ शॉक. कि मतलब सडनली मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट हैपेंड, इज इट रियली डन, आर वी रियली नॉट गोइंग टू टॉक, है ना. या फिर दूसरे ने अगर किया तो आ सकता है कि कैसे कर सकते हैं ये ऐसा, मैं दुखी था, अगर तोड़ना भी था रिश्ता तो शायद मुझे तोड़ना चाहिए था. सो दिस इज अ मोमेंट ऑफ शॉक एंड रियलाइजेशन कि ओ, इसमें डिनायल भी होता है कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना. और वो क्यों होता है? बिकॉज आपने एक इंसान के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी. सो आपको अपना रूटीन ब्रेक हुआ जब वो ब्रेकअप हुआ. सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ छूटी. सिर्फ एक इंसान नहीं, आपको उसके साथ दुख आया, आपको अपना रूटीन गया, अपनी यूज टू हैबिट्स गई, आप उनके साथ एक जगह जाते थे, वो यादें गई. सो सडनली व्हेन इट गोज इट कम्स इनटू शॉक एंड डिनायल. सो इस स्टेज में हीलिंग का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल टू नॉट फोर्स योरसेल्फ. कई बार लोग अपने आप को ना सोशल मीडिया देख के या फ्रेंड से एडवाइस लेके बहुत ज्ञान देने लगते हैं इस फेज में कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, उसका नुकसान हुआ. बट द फैक्ट इज राइट नाउ द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. प्रोटेक्ट मतलब आपको जब एक इमोशनली शॉक लगा है, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स. विच मीन्स इस टाइम पर अगर आप बेसिक चीज़ें ढंग से कर लो, खाना, टाइम पे सोना, और धीरे धीरे गेट बैक टू योर रूटीन, जैसे ऑफिस जाना, वर्कआउट जाना. इफ यू कैन डू द बेसिक्स राइट, दैट इज गुड इनफ हीलिंग फॉर दैट फेज. इसके बाद फिर इंसान दूसरे फेज में मूव करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब अभी डिनायल धीरे धीरे हट रहा है, बट समझ में आने लगा है कि अभी हो गया है. बट एक्सेप्टेंस के साथ साथ थोड़ा सा क्या आता है, थोड़ा सा ऑब्सेशन फिर से आता है. क्योंकि आप थोड़े से शांत दिमाग से हो तो आप लगता है कि कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं करी, कहीं मैंने हड़बड़ी में तो नहीं छोड़ दिया. अगर मैं वो बात ढंग से बोलती तो शायद समझ जाता. अगर मैं इसको थोड़ा और टाइम देता तो शायद रुक जाती. एक मैसेज करूँ क्या, इंस्टाग्राम चेक कर लूँ क्या, ये किसी के साथ तो नहीं है, अब ब्लॉग तो नहीं हूँ. व्हाट इज हैपनिंग, आपका दिमाग आपको सिग्नल्स दे रहा है कि आप थोड़ा ठीक है, जरा जाके चेक करना, कैन इट बी रिकनसाइल्ड. ये रिकनसाइल्ड के क्वेश्चंस कब आते हैं, जब आप थोड़े से शांत होते हो. बट इस फेज में हीलिंग का सबसे ज्यादा मतलब है टू कट ऑफ योर रिकनेक्शंस. ठीक है, क्योंकि देखो आपको अपने आप को ये भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जब आप शांत हो गए हो, अब आपको अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं कि यार बुरा था, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, बट अच्छा भी टाइम तो ये था, भी तो अच्छा था, ध्यान भी तो रखता था, देखो खाने के लिए पूछता था, गुड नाइट भी बोलता था, घूमने भी ले जाता है ना. था. देयर इज सो मच दैट द पर्सन डिड राइट, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ बोथ द थिंग्स कि किस वजह से आप दो लोग अलग हुए हो. क्योंकि जब आप एक एक्सेप्टेंस फेज में आते हो ना, तो बहुत ईजी है आपके दिमाग को कि वो आपको एक हाईलाइट वाली रील दिखाता है, फ्लारी पिक्चर्स दूसरे कपल्स को देख के कि अरे हम भी तो घूमते थे. बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेट योर सेल्फ जस्ट अ रिमाइंडर कि हम अलग क्यों हुए. दैट इन इट सेल्फ अगर आप याद कर पाओ, दैट्स गुड इनफ हीलिंग. इस स्टेज के बाद देन यू रीच अ पॉइंट जब आपको के लिए इंपॉर्टेंट है टू लर्न अ लेसन आउट ऑफ इट. तब आपके लिए ज़रूरी है कि चाहे इफ़ यू वांट टू वर्क विद अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, यू वांट टू वर्क विद अ थेरेपिस्ट, और मे बी जस्ट कोई आपके आसपास सर्कल में कोई इमोशनली मच्योर इंसान हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, देन यू गो एंड डिस्कस कि व्हाट डू यू थिंक वर सम थिंग्स आई मेड अ मिस्टेक. क्योंकि मेरी भी कुछ गलतियां तो रही होंगी, दैट आई फेल इन दिस ट्रैप. सामने वाले की कौन सी गलतियां थी जिसको मैंने बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया. सो नाउ इज अ फेज व्हेन आई एम एक्चुअली लर्निंग माई लेसन्स आउट ऑफ इट. सो व्हेन जब हम ये करते हैं ना, तो हम सिर्फ रिलेशनशिप एक खत्म करके दूसरे में जंप नहीं कर जाते. आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू टेक माई टाइम, प्रोसेस माई इमोशंस, एट द सेम टाइम आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन आउट ऑफ इट. क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा, और यंगस्टर्स तो खास तौर पे, जैसे ही एक वैकेंसी खाली हुई वो रिक्रूटमेंट का ऐड डाल देते हैं. जैसे लिंक्डइन पे हम लोग ऐड डाल देते हैं ना कि चलो भाई नेक्स्ट लाओ. सो व्हाट दैट डज इज इट फिल्स अ गैप, बट यू आर एब्सोल्युटली द सेम पर्सन. और इनफैक्ट कई केसेस में तो यू आर अ वर्स पर्सन देन बिफोर, क्योंकि अब आपका दिल भी टूटा हुआ है जी. अब आप वो भी घाव भरने की कोशिश कर रहे हो नए वाले से. तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए कि ब्रेकअप हो गया, अब ये कर लो पहले? सो द फर्स्ट थिंग इज टू गिव योरसेल्फ द टाइम टू प्रोसेस योर इमोशंस. अगर मुझे रोने का मन कर रहा है तो आई क्राई. अगर मुझे
बहुत ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो आई क्विकली सिट डाउन एंड राइट इट ऑल. क्योंकि ब्रेकअप के बाद बहुत हज़ार तरह के थॉट्स आते हैं, अच्छे, बुरे, कंफ्यूजिंग, सिली. और अगर मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ और टाइम स्पेंड करता हूँ अपने थॉट्स के साथ, हाईली पॉसिबल कि वो थॉट्स मुझे पागल कर दें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थॉट्स आने दो, बट जितना लिख पाओ पुट इट टू पेपर. द मोमेंट यू सी वॉट यू आर थिंकिंग, चीज़ें सेटल डाउन करती हैं. एंड अ सिंपल स्टेप ऑल्सो कुड बी टू अवॉइड गोइंग बैक एंड चेकिंग ऑन देम. राइट. अच्छा, ब्रेकअप के बाद हम एक्चुअली उस इंसान को मिस करते हैं, पार्टनर को मिस करते हैं, या उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को मिस करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? All the points that you mentioned are actually very right. हाँ. So जब हम relationship coaching करते हैं तो हम चीज़ें सिखाते हैं कि there are 5 things that you actually miss when you break away from a person. सबसे पहला तो आपको जो होता है वो होता है sadness, जिसको grief भी बोलते हैं, कि it's all done, we are not going to meet again, right? Second चीज़ जो हम मिस करते हैं वो होते हैं हमारे routines. Good morning text, good evening, everything. आप हर चीज़ का अपडेट दे रहे हो, पानी पी लिया, वॉशरूम गई थी, something as simple as that. So you miss your routines. वो आपकी लाइफ में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. So routines. Then होता है your emotional state. उनकी प्रेजेंस में आप कैसा फील करते थे कि मेरा पार्टनर मेरी बहुत तारीफ करता था तो मुझे उसके साथ आई फेल्ट ब्यूटीफुल. मेरा पार्टनर मुझे रिमाइंड करता था कि मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ. सो उनके प्रेजेंस में जो आप अपने बारे में फील करते थे, अब आप वो भी मिस करने लगे हो. सो आपको लगने लगता है कि मैं भी बदल गया, अब मैं ऐसी लाइफ कभी नहीं जी पाऊंगा. सो योर इमोशनल स्टेट. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू मिस द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि मैं क्या दोबारा अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा या नहीं. एग्जैक्टली. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन वन बाय वन. हमें लगता सिर्फ ऐसा है कि हम एक इंसान को मिस कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर ट्रूली मिसिंग इज द लाइफ दैट वाज क्रिएटेड अराउंड दैट पर्सन. ट्रू. बट ये एक तरह से गुड न्यूज़ भी है एक्चुअली, बिकॉज इफ इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, ये आपने एक लाइफ क्रिएट की थी, यू कैन डू दैट अगेन. इन फैक्ट यू कैन डू इट बेटर दिस टाइम अराउंड. राइट. सो यस. अच्छा, ब्रेकअप के बाद क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट है? पीपल से कि क्लोजर नहीं हुआ तो वहीं पर हम फंसे रह सकते हैं, स्टक रह सकते हैं. राइट. सो क्लोजर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट द क्लोजर दैट पीपल अज्यूम टू बी क्लोजर. मतलब कि लोगों को लगता है कि क्लोजर मेरे पार्टनर से आना था, वो बताए कि उसने जो किया वो क्यों किया, या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाउ कुड यू डू दिस. बट एक्चुअल क्लोजर कम्स फ्रॉम हियर. जैसा मैंने पहले भी बताया कि देयर आर स्टेजेस. सो द स्टेज ऑफ एक्सेप्टिंग का मतलब क्या है कि आई ट्रूली एक्सेप्ट कि जो हुआ है वो हो चुका है. Right. There is no going back and I'm not making it up. Acceptance does not mean forgiving. Acceptance also does not mean approval. Right. Acceptance simply means कि it has happened, now what? That is the real closure. So Right. closure has to come here, not from the partner. अच्छा, मूव ऑन करने के लिए क्या करें? ब्रेकअप तो ऑफ कोर्स चलो ठीक है, हो गया, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल स्टेप कि ये कर ले तो तू मूव ऑन कर जाएगा? ये क्या होना चाहिए? Okay, so मूव ऑन करने को ना मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि इमेजिन करो कि मेरे हाथ पे चोट लग जाए, राइट, एंड इट्स ब्लीडिंग. तो अभी ब्लीडिंग हो रही है तो मेरे को क्या करना है, इस पे बैंडेज लगानी है, मे बी ऑइंटमेंट लगाना है कि ब्लीडिंग रुक जाए. बट देन जब मैंने बैंडेज लगा दी तो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि मैं इस बैंडेज को लगा के अपने और काम में लग जाऊँ, मैं बिजी हो जाऊँ. वाई? क्योंकि अगर मैं बार बार बैंडेज उठ के देखूंगा कि अरे ठीक हुआ कि नहीं, घाव भरा कि नहीं, एवरी टाइम आई चेक इन ऑन इट, मैं घाव को फिर से हरा कर लूँगा. रिलेशनशिप में लोगों को क्या होता है कि वो रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ, अब मूव ऑन करने की जगह वो एक्चुअली रिलेशनशिप के ही बारे में सोचे जा रहे हैं. Exactly. कि पुरानी रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हुआ, क्या मुझे आगे कोई रिलेशनशिप में इंसान मिलेगा, मेरी कभी शादी होगी भी कि नहीं होगी, मुझे शादी करनी ही नहीं. बट एट द एंड ऑफ द डे कर क्या रहे हैं वो? सोच अभी भी वो रिलेशनशिप के बारे में, रोमांटिक लाइफ के बारे में ही सोच रहे हैं. सो समटाइम्स सिंपली टू मूव ऑन इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट थिंक अबाउट योर रोमांटिक लाइफ एंड गेट बिजी विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. शायद मुझ में ही कोई कमी थी, ये लोग बोलते हैं आफ्टर ब्रेकअप. Right. तो हाउ टू कम अक्रॉस विद दिस फीलिंग कि नहीं ठीक है, मुझ में कोई कमी नहीं थी, इट डिड नॉट वर्कड आउट, ठीक है हम अलग हो गए. राइट. बहुत सारे ऐसे केस हैं, इट्स वेरी कॉमन कि रिलेशनशिप का ब्रेकअप होते ही लोगों को सेल्फ एस्टीम पे बहुत झटका आता है. एग्जैक्टली. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अनुष्का, ये जो सेल्फ एस्टीम पे झटका है ना, ये कभी भी ना एक रिलेशनशिप से स्टार्ट नहीं होता. इसके जो बीज, इसका जो सीड है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं इंसान के अंदर होता है. अगर मेरे सेल्फ एस्टीम हमेशा से लो रही है और एक पार्टनर के साथ आने से मुझे लगा कि यार इतनी सुंदर लड़की मेरे को मिल गई, आई एम सडनली फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. अब मैं कॉलेज में चौड़ में घूम रहा हूँ एंड मुझे हीरो टाइप फीलिंग आ रही है. इट मीन्स आई फील गुड, आई फील कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ हैविंग अ पार्टनर. एंड सडनली इसने मुझे छोड़ा तो लगा कि यार बुरा तो लगा मुझे, लेकिन बात तो सही है कि आई थिंक शी डिजर्व्स बेटर. बात तो सही है, एक्चुअली शायद मैं डिजर्व करता ही नहीं था. व्हाट हैपेंड इज
that breakup showed you what you already believed about yourself. Low self-esteem always comes back and hits you, अलग-अलग forms में. So it was not the breakup that gave you low self-esteem, it just revealed it to you. राइट. ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोगों को एंजाइटी अटैक आने लगता है, लोग डिप्रेशन पिल्स खाने लगते हैं. इस टाइम पे क्या करें? See, अगर सिचुएशन ऐसी पहुंच चुकी है कि पिल्स की एंड मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ रही है, इट सिंपली मीन्स व्हाट दैट योर सिस्टम राइट नाउ हैज़ टोल्ड यू कि बॉस अभी ये तेरे से हैंडल नहीं होने वाला. So एंजाइटी का मतलब ये होता है माई ब्रेन इज गिविंग मी सिग्नल्स दैट इट हैज़ गॉन बियॉन्ड योर कंट्रोल, राइट. सो बहुत लोगों को नमनेस फील होती है, शिवरिंग फील होती है, रात को नींद आना बंद हो जाता है, राइट. सो अगर केस इज दैट देन डेफिनेटली कंसल्ट एन एक्सपर्ट, बट एट द सेम टाइम योर रूटीन and your fundamentals like food, sleep and what you consume, they play a very important role. क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो आपका एल्गोरिदम भी उसके अकॉर्डिंग ट्विक हो जाता है. आपको जिंदगी दुनिया भर की रील्स आएंगी कि आदमी कितने ख़राब हैं, लेडी को आएगा कि आदमी ख़राब हैं, औरतें ख़राब हैं, मेन ऐसा ही करते हैं, शादी बहुत ही बुरी चीज़ है. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू कीप कंज्यूमिंग दैट, your fears become even stronger. So one is food, second is sleep, third is controlling the content that you consume. At the same time, do consult a professional expert. Okay. अच्छा आयुष, हमें कब पता चलता है कि हम मूव ऑन कर चुके हैं अपने लाइफ में? बहुत सिंपल. When you think back at a memory, जब आप अपने रिश्ते के बारे में सोचो, आपको याद सब हो, आपने उससे लेसन्स भी लर्न कर लिए हो, बट वो आपके अंदर कोई इमोशन स्टर ना करे. You know, it's like saying कि मैंने एक मूवी देखी थी और बहुत अच्छी है यार, मैंने स्टोरी भी बताई अपने फ्रेंड को, तुम भी देखना जाके. बट ऐसा नहीं है कि अगर वो हॉरर मूवी थी मैं बताते में फिर डर गया, यू नो, टू सिंप्लीफाई इट. सो मेरे को याद है, आई लर्न द लेसन्स, बट देन इट डजंट डू एनीथिंग टू मी एनीमोर. राइट. जब वो अफेक्ट होना बंद हो जाए. एब्सोल्युटली. अगर एवरी टाइम वो स्टोरी मेरे दिमाग में कोई इमोशनल रिएक्शन क्रिएट कर रही है, इट मींस आई एम स्टिल समवेयर कनेक्टेड टू इट एंड इट नीड्स अ लिटिल बिट मोर वर्क. अच्छा, ब्रेकअप के बाद फीमेल फ्रेंडशिप जो है वो भी काफ़ी टाइट और क्लोज हो जाती है. इसका कोई एक्चुअल रीज़न है? या डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा रीज़न है. जैसे हम देखते हैं ना कि जो दो लोगों ने सेम तरह का दिक्कत सही होती है, ट्रॉमा सहा होता है, उनको कनेक्शन बहुत ईजी होता है करना, राइट. जैसे हम किसी नए कंट्री में गए और वहाँ पे हमें अपने पड़ोसी मुल्क का भी मिल गया जो वैसे हम एनिमी समझते हैं, बट हमें जब वहाँ जाके वो सेम लैंग्वेज बातें करने वाला लोग मिला तो हमें लगा कि यार somebody close to me. तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, बाहर जाके वो डिफरेंसेस भूल जाते हैं. सो दैट रियली हैपन्स कि दो लोग जो अपने सेपरेशन से निकले हैं, जिन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज अपने रिलेशनशिप में सहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन बहुत ईजी होता है. सो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी बेसिक रीजन. इनफैक्ट इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो समटाइम्स कि आप लाइक माइंडेड, सिमिलर एक्सपीरियंसेस वाले फ्रेंडशिप सर्कल्स में रहो, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट, प्रोवाइडेड वो जो ग्रुप है वो एक पिटी पार्टी ना हो. अगर हम सब एक दूसरे को मिलकर सिंपैथी दे रहे हैं कि अरे तू बहुत बेचारी है, तेरे साथ ऐसा हुआ, देन दीज पीपल कैन पुल यू डाउन. बट इफ दे आर अपलिफ्टिंग यू, देन ब्यूटिफुल. प्लीज गो अहेड. राइट, डेफिनेटली. ओके, आई हैव अ गेम नाउ. आपको बताना है ब्रेकअप मिथ है या फैक्ट वाले क्वेश्चंस है मेरे पास. Sure. कि ये सेंटेंस मिथ है या फैक्ट है. ओके, वील स्टार्ट. द फास्टर यू डेट अगेन, द फास्टर यू हील. मिथ और फैक्ट? इट्स अ मिथ. Okay. You must get closure from your ex to move on. Myth or fact? It's a myth. Okay. If you still miss your ex, you haven't moved on. Myth or fact? Missing is natural, so it's a fact. Okay. No contact is the only way to heal. Myth or fact? It's a fact. Okay. Rebound relationship never work. Myth or fact? It does work sometimes, but overall, it's a fact. Okay. The person who ends the relationship hurts less. Myth or fact? Myth. Okay. Staying friends with your ex helps you heal faster. Myth or fact? Definitely a myth. Okay. If you are happy after breakup, you never truly love that person. Myth or fact? It's a myth. Okay. Okay, so हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, but the most important thing, lack of intimacy. ये क्यों होता है relationship में, and why lack of intimacy नहीं होना चाहिए relationship में? First of all, intimacy is what? It is feeling connected, feeling safe with a person, जहाँ मेरे को कोई barrier रखने की ज़रूरत ना हो. There is no पर्दा, right? Why is it important? Because that is essential to a relationship. कि क्या मैं इस एक इंसान के साथ वैसा हो सकता हूँ जो मैं और कहीं नहीं हो सकता. Exactly. It gives me a feeling of being free, myself. जब ये intimacy lack करती है, तो what it tells the person is कि I am not desirable or I am not valued, I am not important. सो ज़्यादातर रिलेशनशिप्स या क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं फॉर इश्यूज़ अराउंड इंटीमेसी, उनमें देखा जाता है कि ईदर देर आर अदर इश्यूज़ जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट रहा जो रिजॉल्व नहीं किया.
तो वो धीरे 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 उनकी फिजिकल इंटीमेसी भी इम्पैक्ट करता है, राइट, या फिर कई बार सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इसका मतलब क्या कि जो लोग लाइफ में बहुत इनसिक्योर हैं, वो अपने इंटीमेसी के टाइम पे भी दो दे आर इन्वॉल्व इन द एक्ट, बट वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनका दैट एक्ट इज ईदर टू जस्ट गेट फिजिकल प्लेजर और टू इम्प्रेस देयर पार्टनर। राइट, तो ये चीज़ जो है ना, ये कुछ समय तक कर सकता है इंसान, बट देन दे स्टार्ट लूजिंग दैट मोटिवेशन कि अभी इम्प्रेस तो हो गए ना, अभी टाइम तो हो गया, अभी ट्रस्ट आ चुका है, सो देन दैट परफॉर्मेंस डजंट इज नॉट नीडेड। राइट, सो मल्टीपल रीजंस, बट वन ऑफ द बिगेस्ट इज कि कोई छोटा सा इशू है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, विच हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड। बट रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई है, बट प्यार है, फीलिंग्स हैं, तो विल दैट वर्क? Oh, it does work. There are many. See, intimacy is like any other need कि हर कपल की एक certain तरीका होता है एक्सप्रेस करने का. So हो सकता है कि कोई कपल ने रियलाइज किया हो कि it doesn't work for them, right? अब वो चाहे मेडिकल रीजन से है या पर्सनल रीजन से, whatever. But there are couples. Every couple has to decide कि frequency, how, what styles and manners and how, what suits them, what doesn't. That's a choice. But expression of connection, vulnerability has to be done, and physical intimacy is a very very easy and big way to do that. तो अगर बिल्कुल मिसिंग है तो either they are definitely doing something that gives them that satisfaction, otherwise it needs to be communicated at least. ओके, तो मैं इसको क्रिस्प रखती हूँ। फिजिकल रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप? To make a person feel connected and to know that I'm needed, I'm valued, that if I'll not be here, I'll be missed. Okay. How to maintain that spark and that desire with your partner so that कि आपका रिलेशनशिप जितना भी अच्छा हो और भी ज़्यादा ग्रो करे एंड वो कनेक्शन कभी ख़त्म ना हो? So first thing is to keep working on yourself. सबसे बड़ा रीज़न जो स्पार्क या केमिस्ट्री चली जाती है एक समय के बाद, वो बिकॉज पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान ना रखना, मे बी अपनी अदर रिलेशनशिप्स का ध्यान ना रखना। व्हेन यू बिकम टू डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन, इट स्टार्ट्स टू फील लाइक अ बर्डन। तो फिर दो लोग एक दूसरे से दूर भागते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, and do whatever it needs to be done, for each other to be attracted towards each other, whether it is dressing a certain way, it is going out just as a couple, sometimes it is needed. So yes, so it takes effort, but work on yourself. That is what keeps the spark alive. एंड आयुष, अगर एक पार्टनर की जो अर्ज है, फिजिकल एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा है और एक की कम है, Right. तब कैसे उसको बैलेंस करें सो दैट कि आपस में उनका बॉन्ड जो है बना रहे? See, in fact, in most cases, कभी भी दो लोगों की needs और expectations exactly match नहीं करती हैं, right? So what is important is communication. जैसे आपने word use किया urge, right? In fact, if a person recognize कि I have a very very desperate, strong urge for it, but my partner doesn't, तो कई बार guilt आ जाता है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, तो वो अंदर अंदर दबा लेते हैं, but then it becomes resentment. So it's very important to learn how to communicate and then express. And इस चीज़ के लिए काफ़ी केसेस में आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को अप्रोच करना बहुत हेल्प करता है, एक रिलेशनशिप कोच को अप्रोच करना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में इंटीमेसी डिस्कशंस आर स्टिल कंसिडर्ड टैबू, विच आइडली शुड नॉट हैव बीन, बट इट इज़। तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट समबडी हु कैन हेल्प यू। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर लंबे रिलेशनशिप में रहते हैं और उस टाइम में बोर हो जाते हैं और फिजिकल इंटीमेसी की जो नीड है और जो सब खत्म हो जाती है, तब उस तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए? विल दैट वर्क और नॉट? या एब्सोल्युटली। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप के ना कई अलग अलग स्टेज होते हैं। द फर्स्ट रिलेशनशिप का स्टेज इज कॉल्ड पैशन, बट वो धीरे धीरे डिमिनिश करेगा, राइट? बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंटीमेसी इज नॉट ऑलवेज अबाउट पैशन, राइट? इन मेनी केसेस इट कैन बी प्लान्ड, इट कैन बी थॉट थ्रू, इट कैन बी डिस्कस्ड। सो येस, टाइम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, अमाउंट, वॉट एवर योर प्रेफरेंसेस कैन डेफिनेटली, इट विल चेंज बिकॉज यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन, राइट? बट हाँ, अगर एक इंसान को वो लैक फील हो रहा है और दूसरे को लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, देन कम्युनिकेशन गैप की वजह से फ्रिक्शन आ सकती है। सो वो नीड्स कम्युनिकेट करना आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे बाकी इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, उसमें फिजिकल इंटीमेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट कि रिलेशनशिप और स्मूथ वर्क कर सके? सी, फिजिकल इंटीमेसी इज एन एक्ट. What it does to you is it makes you feel some emotions, right? Joy, pleasure, right? Being valued, high confidence. In fact, sexual intercourse, physical intimacy, ये जो acts है ना, इनकी वजह से it has been proven that there are secretions in the brain which make a person recover faster, Right. sleep better, lesser anxiety.
सो हमको कई बार ना इन टॉपिक्स पे जब लोगों से बात करते हैं तो पीपल हेजिटेट टू से कि अरे यार व्हाट आर यू सेइंग, हाउ कैन यू यूज दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ. Exactly. So I tell them that it should not be me, it should be coming from you each other. Right. So definitely it's very essential, because there's proof that a couple which does not have a good healthy physical intimacy, they are more prone to autoimmune disorders, to issues like arthritis, to old age anxiety. So definitely there are this आपके proven. पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जब आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हो और ये फिजिकल इंटीमेसी सबसे बड़ा कंसर्न होता है फीमेल्स या मेल्स का? Yes, काफ़ी केसेस में होता है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि इंडिया में स्टिल एज आई मेंशन कि फिजिकल इंटीमेसी इज ऑलमोस्ट अ टैबू. सो वो कभी भी उसको लेके पहला इशू लेके नहीं आते. दे विल नेवर टॉक अबाउट दिस बीइंग द बिगेस्ट इशू. दे विल बी लाइक कि हाँ वी हैव टू एक्सप्लोर, देन व्हेन वी गेट टू नो वी लाइक ना इट डजंट वर्क एनीमोर, वी डोंट गेट अलोंग. Then they say कि yes, it's a very big issue. So अभी वहाँ पे shyness है, but yes, it is a big concern that comes up in relationship counseling. Okay, so it's time for the Dear Expert question, and the user says, "Hi, I have a question. Can a relationship survive when there's love and emotional connection but no physical intimacy? And when does the lack of intimacy become a reason to leave?" Okay. Right. So it's a very loaded question. Yeah. To begin with, I would say इस question में बोला गया कि can a relationship survive without intimacy? Yeah. The answer is yes. But I would also say कि survival was never the purpose of a relationship. Right? So relationship is supposed to add value to your life, to give you that space which energizes you to maintain the other part of your life. So yes, intimacy is a very, very important part. But the bigger question is कि are both the partners aligned or not? Right. If both the partners feel that they don't need it, or they don't need a certain amount of it, then fantastic, happy for you. But if there is no alignment, एक की expectation या need ज़्यादा है और communication नहीं है, या एक की बहुत कम है and they are being forced into it, then that communication gap is the issue. It's never intimacy in itself which is good or bad. Right. Thank you so much, आयुष. आपने एक प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से एड्रेस किया और हमारे ऑडियंस को समझाया. Thank you so much, Anushka. I loved your questions. Thank you. I hope you guys loved our podcast. Thank you and keep watching.